पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर होता है। 2 बड़े वाक़यात हुए हैं नाज़रीन पिछले 2 दिनों में। एक तो ब्रिक्स जो है उसकी जो मीटिंग हुई है उसमें के हवाले से कुछ अहम जानकारियाँ सामने आई हैं। 6 नए मुल्क जो है उसमें शामिल किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें आज चाँद पर लग गई क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 जो खलाई जहाज़ था, वो चाँद के साउथ पोल पे उतरा है, जहाँ आज तक और किसी मुल्क का कोई जो है वो चाँद गाड़ी वहाँ नहीं उतरी। तो ये पहली दफ़ा है कि भारत वहाँ पहुँचा है और अब भारत जो है साउथ पोल पर, चाँद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला और चाँद पर पहुँचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है, जिसकी खुशियाँ जो है वो अभी भी हैं, मनाई जा रही हैं पूरे भारत में। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तरफ, उसके बाद थोड़ी-सी बात ब्रिक्स पे करेंगे। ये ब्रिक्स में जो नए शामिल हो रहे हैं, इनकी क्या अहमियत है और मोदी जी ने कौन से खदशात का इज़हार किया है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने तकरीर नहीं की इस ब्रिक्स के इजलास से, उस पर भी बात करेंगे और चंद्रयान की कामयाबी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 22 अगस्त से अ, सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है। लोग बिजली के बिल जमा नहीं करा रहे। जगह-जगह एहतजाजी कैंप्स लगे हुए हैं और लोग इन कैंप्स में आकर अपने बिल दे रहे हैं, रख रहे हैं प्रोटेस्ट में और फिर इनको आग लगाई जा रही है। अभी तक हजीरा में 4 करोड़ रुपए के जो बिजली के बिल थे उनको आग लगाई जा चुकी है। इसी तरह सेंसा में जो सेमानी में तकरीबन 2.5 करोड़ के बिल जो है उनको आग लगाई गई है। इसी तरह और जो शहर हैं वहाँ पे बिजली के बिलों को आग लगाई जा रही है और ये बदस्तूर ये कैंपेन चल रही है। 31 तारीख को इसी हवाले से पहिया जाम हड़ताल है, यानी जनरल स्ट्राइक है पीओजेके में बिजली के बिलों के खिलाफ कि इसमें इतना इजाफा जो किया उसके खिलाफ। और पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो थोड़ा-सा इसमें थोड़ी नरमी करे, पाकिस्तान ने कल रात को अचानक बिजली की कीमत में ₹5.40 फी यूनिट और बढ़ा दिया। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि जो झगड़ा है पीओजेके का और पाकिस्तान का बिजली के बिलों को लेकर वो ये है कि पाकिस्तान हमसे बिजली ₹5 फी यूनिट के हिसाब से खरीदता है। लेकिन वापस पीओजेके के लोगों को यही बिजली ₹53 तक बेचता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, लेकिन 53 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेचता है और अब उसके ऊपर 13 नए टैक्स लगे हुए हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए टैक्स लगे हैं, जिसके खिलाफ ये सिलसिला जारी है। अंजुमन ताजरान जो है, उन्होंने अब्बासपुर में कैंप लगाया हुआ है, बिजली के बिलों पर टैक्सेस के खिलाफ हड़ताली कैंप और यहाँ पे भी 2.5 करोड़ रुपए की मालियत के बिजली के बिल जो है लोगों ने लाके फेंक दिए हैं, आग लगेगी उनको भी। इसी तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन है, उन्होंने भी 31 तारीख की जनरल स्ट्राइक में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा और भी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो एडहॉक लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और मुलाजमीन हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ रहे हैं और उनके बच्चों को स्कूल से उठा लिया गया है। ज़ाहिर है फीस ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए। इसी तरह से जो है वो मतलब हर खबर जो है वो हड़ताल की है कि फलां जगह से अनाउंस हो गया कि हम भी हड़ताल में शरीक हैं, हम भी हड़ताल में शरीक हैं। तो ये सारी खबरें तो उसी से मुताल्लिक हैं या फिर आटे की कमी जो है उसके खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं उससे मुताल्लिक। पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसकी पहली स्पेशल अदालत कायम हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और इमरान खान की पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा चलेगा। 4 दिन का उनका रिमांड है। ये रिमांड 26 तारीख को पूरा होगा, उसके बाद देखते हैं 27-28 को क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसी हवाले से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से खबर आई है कि यासीन में अवामी एक्शन कमेटी ने धरना दे दिया है, उन्होंने खबरदार किया है
ये पहाड़ों से जो मादनियात, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, वो किसी अवाम के साथ लोकल पॉपुलेशन के साथ मुआहदे के बगैर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 147 टन की मादनियात निकाली जा चुकी हैं, और अगर 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से भी उनकी प्राइस बने तो ये 14,70,000 रुपए बनती है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि ये पैसे जो है ये फौरी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के पास जमा करवाए जाए। ये खबरें नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है, और भी बेशुमार खबरें हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो एहतजाज जारी है पीओजेके में, और देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं एक्सक्यूज मी, चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूरा कब से ये शुरू हुआ प्रोसेस, और उस दिन टीवी पे दिखा रहे थे इंडिया में कि साइकिल के ऊपर रॉकेट रख के लेके जा रहे हैं, रेडी के ऊपर चांद गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जो मॉडल बनाया है उन्होंने पुराने वक्तों में। यानी इंतहाई कम पैसों के बावजूद भी भारत जो है वो अपना स्पेस प्रोग्राम जो है वो दामे दर में सुखने चलाता ही रहा है। और पहले 2 जो मिशन भेजे हैं, चंद्रयान 1 और 2, वो नाकाम हो गए थे। यानी नाकाम तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब ये कि वो कामयाब नहीं हो सके, ये कामयाब। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज आपके जाने-पहचाने टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ जनाब मेजर जनरल ए.के. सिराज मौजूद हैं, जिन्होंने 30 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम दी है। जनरल साहब नमस्ते, वेलकम। नमस्ते मिर्जा साहब। जनरल साहब कैसे देख रहे हैं, चंद्रयान पहुंच गया, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेस है। ये सच्चाई है कि आज तक 4 देश हैं जो चंद्रमा पे लैंड कर चुके हैं, वो जिसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी, सोवियत यूनियन भी, और भारत चौथा देश है। मगर साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड करने वाला भारत जो है पहला देश बन गया। क्योंकि इस साउथ पोल में और इक्वेटर में फर्क क्या है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। क्योंकि इक्वेटर में जो इलाका है वो प्लेन है, वो ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, सूरज की रोशनी इस पे आती है। मगर जो साउथ पोल का इलाका है वहां पर सूरज बहुत कम आता है। बड़े बड़े क्रेटर हैं 3-3 किलोमीटर के डीप के, और उनके अंदर पानी के कंडेंस फॉर्म में होने के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि वहां टेम्परेचर -200 डिग्री है, तो पानी कंडेंस फॉर्म में मिल सकता है, जो कि हमारे चंद्रयान 1 ने ये बताया था कि मून के ऊपर पानी है जो कंडेंस फॉर्म में है। जैसे आप बता रहे थे, जो हमारा चंद्रयान 2 भी था वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल था। जो चीजें उसने बताई, हाँ वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, मगर जो भी चीजें उसने बताई उससे हमने सीखा। तो ये चंद्रयान 3 जो है इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। पहले जो जो हमारा लैंडर था विक्रम, वो लैंड हुआ, वो एक भारत और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो रोवर है वो भी अब अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर गया है। वो लैंडर से बाहर निकल के अब जमीन जो मून की जमीन की सतह है उस पे एक प्रकार से वो एक्सपेरिमेंट करेगा। वो कौन से एक्सपेरिमेंट है जो किए जाएंगे और उनकी अहमियत क्या है? क्योंकि सबसे पहला तो यही है, ये यकीन करना कि क्या चंद्रमा पे, मून पे आपका पानी है। क्योंकि अगर पानी है तो वहां पर सस्टेन करना आसान हो जाएगा। अगर कल को आपने मार्स की तरफ मिशन करना है और आपने स्टेजिंग कैंप मून पे बनाना है, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए पानी का होना जरूरी है। और दूसरा है कि जो अगर पानी है तो उसको H2O जो होता है उसमें से हाइड्रोजन को भी आप निकाल के फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -200 डिग्री का है, तो कुछ एक बहुत अच्छे मिनरल मिल सकते हैं जो प्रिजर्व्ड है। क्योंकि अगर आप इक्वेटर के पास जाएं तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रिजर्व नहीं है। तो इसलिए सारा फोकस अभी वर्ल्ड का है कि
बीइंग रह सकते हैं, तो कोई स्टेजिंग कैंप बन के वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा, जो अगर हम मार्स में जाते हैं या स्पेस में कहीं और जाते हैं, और ये सभी के लिए फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ी मैं कहूंगा कि ह्यूमन काइंड के लिए जो हुआ है, भारत की सॉफ्ट लैंडिंग, और भारत अब इसकी एक्सपेरिमेंट करेगा, ये सब के लिए बहुत फायदे की बात है मिर्जा साहब। हाँ, बिल्कुल एक बहुत और फायदे की बात है। और जनरल साहब, ब्रिक्स चल रही है, और ब्रिक्स में हम जानते हैं कि 6 नए मुल्क अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान और सऊदी अरेबिया ने शामिल होने की दरखास्त दी थी, जो गालिबन कबूल कर ली गई है। और अब ब्रिक्स का नाम शायद ब्रिक्स प्लस रखा जाएगा। ये दुनिया की तकरीबन 6 बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसर 9 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से 6 ऑयल प्रोड्यूसर्स अब ब्रिक्स में होंगे। और इसकी टोटल जो जीडीपी है ब्रिक्स प्लस की, ये तकरीबन $30 ट्रिलियन होगी, जो कि दुनिया का तकरीबन 30% बनता है। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है ग्लोबल साउथ के हवाले से। हाँ बिल्कुल तो मिर्जा साहब। जी जी। हाँ, तो मिर्जा साहब इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी जो ब्रिक्स है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि 42% पॉपुलेशन और 24% जीडीपी, 30% जो लैंड टेरिटरी और 18% ट्रेड ब्रिक्स के ही देशों के होता है। और इसलिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी था। और ब्रिक्स में ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने बताया। एक तो ब्रिक्स को की स्ट्रेंथ बढ़ाना, इसका एक्सपेंशन करना, और दूसरा था कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होना। मगर भारत और ब्राजील ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया और यही मुजाहरा किया कि अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो ये कंसेंसस से होगा, और इसके लिए प्रॉपर गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, और इसके लिए एक प्रकार से एसओपी बननी चाहिए। और इस बात को माना गया। तो ये जो 6 देश सिलेक्ट हुए हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके अंदर यूएई भी है, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इथियोपिया भी है, और आपका अर्जेंटीना भी है। तो ये सारे के सारे देश, इनको 5 की 5 जो ब्रिक्स की कंट्री हैं, उन्होंने कंसेंसस दिया है। और ये सच्चाई है कि इसके अंदर डर यही था जो भारत बार बार कर रहा था। चीन जो है अभी भी अपना दबदबा बनाना चाहता ब्रिक्स में, और वो कहीं ना कहीं जो इसको न्यू फाउंड फ्रेंडशिप है उसकी, जो कि सऊदी से भी है, यूएई से है, जो कि सबसे बड़ी ऑयल मार्केट है, और ईरान भी है इसके अंदर, उसका फायदा उठाना चाहता और कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन करना चाहता, स्पेशली ऑयल को लेकर, कि आज की तारीख में डॉलर की अगर मजबूती है तो क्यों ऑयल जो है डॉलर में अभी भी दान प्रदान होता है। अगर कल कोई ये अपनी ओपन जो अपनी करेंसी लोकल करेंसी के अंदर कल कोई इसका एक प्रकार से शेयर होना स्टार्ट हो गया तो ये इफेक्ट करेगा। मगर भारत बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इसको एंटी नेटो या एंटी वेस्टर्न नहीं देखना चाहिए, इसलिए भारत बड़े सोच समझ के चला। दूसरा जो करेंसी की बात थी वही, इसलिए भारत नहीं चाहता कि कोई ऐसी करेंसी आए जिससे ऐसा लगे कि भी डॉलर के अगेंस्ट है, और इसीलिए इस पॉइंट को बिल्कुल मना कर दिया। इसकी जो डिस्कशन होगी अगली मीटिंग में होगी, और वो भी यही डिस्कशन होगी, अगर आपस में ट्रेड करना है क्या वो ट्रेड लोकल करेंसी में हो सकता नहीं हो सकता। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं भारत और रूस के बीच में जो हम ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली ऑयल को लेके, भारत ने जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है 2% ऑयल से फिर 30 से 32% कर दिया। तो भारत और रूस का जो ट्रेड है वो रूपी रूबल में है। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि भारत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो भारत जो रुपया देता है रूस को, तो रूस की प्रॉब्लम यह है कि उस रुपये का करेगा क्या, क्योंकि उससे दूसरा ट्रेड तो कर नहीं सकता। इसका मतलब यह है, ये जो नॉर्मल करेंसी जो कि आपकी लोकल करेंसी है तब ज्यादा सक्सेसफुल होती है जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, क्योंकि अगर उसके अंदर कमी पेशी है तो फिर थोड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है, इस चीज को होल्ड ऑन किया गया है। और ये अभी जो विजिट है, ये जो ब्रिक्स की समिट थी, मुझे लगता है जोहान्सबर्ग में काफी सक्सेसफुल रही है। और ये ब्रिक प्लस जो बनेगा तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अनफोल्ड होगा, क्योंकि ये भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के निकला है। और ये आप सारी कंट्रीज वो देखें, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऑयल रिच हैं,
और ये साउथ को रिप्रेजेंट करती है। और ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार G7 है, या आप कहो कि G20 के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं, ये G7 और एंटी नेटो, उसका जो मुजाहरा करना भारत नहीं चाहता था, और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। और आगे ब्रिक्स की जब समिट चलेगी तो फिर पता चलेगा कि इसका क्या एजेंडा है। मगर एज ऑन टुडे इसका एजेंडा है इकोनॉमी, कल्चरल, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जो भारत ने बार बार बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम इसके अंदर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिक्स का बैंक है वो सक्सेसफुल है, वो भारत ने 2016 में बताया था। तो आज जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ब्रिक्स की है, वो ब्रिक्स का बैंक जो कि ज्यादातर लोन देता है ब्रिक्स कंट्री को, और उसका फायदा सभी कंट्री उठा रही है। मिर्जा साहब, तो अफ्रीका में हम देख रहे हैं बुर्किना फासो हो जाए, नाइजर हो जाए, इन मुल्कों के अंदर बड़े रेडिकल किस्म के मिलिट्री कू हुए हैं और मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं। और अफ्रीका के अंदर और भी कई ममालिक हैं जहां पे इस वक्त वेस्ट के खिलाफ काफी जो है वो एंटेगनिज्म पाया जाता है। तो और चाइना को बड़ा वो तारीफ करते हैं कि जी चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो क्या अफ्रीका में जो बैलेंस है वो टिल्ट हो रहा है चाइना की तरफ? मतलब है इंडिया तो वहां पे उस तरह से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है उसका इंडिया का, तो या वो वेस्ट का था जिसमें खास तौर पे यूरोप के ममालिक थे जैसे फ्रांस है, बेल्जियम है, हॉलैंड वगैरह, जर्मनी, या फिर चाइना है? हाँ बिल्कुल। देखो मिर्जा साहब, हुआ क्या है कि ज्यादातर ये अफ्रीकन कंट्री कॉलोनियल थे, चाहे वो फ्रांस की थी या जर्मनी के थे, फ्रांस के थे या इंग्लैंड के थे, तो या पुर्तगीज के थे। मगर अब वो आजाद तो हो गए हैं, फिर भी उनका जो काफी हद तक वो अभी भी इन्फ्लुएंस में थे यूरोप के, और कहीं ना कहीं यूरोप ने अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया, और इसको जो एंटी लेके चीन ने उसका फायदा उठाया, और चीन ने अपनी इनरोड्स करी अफ्रीका में और बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया। मगर अभी शायद उन कंट्रीज को भी लगने लगा है कि चीन भी कोई ऐसा देश नहीं है कि जो उनकी असली एक फ्रेंड है, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से उनको डेप्ट ट्रैप में डाल देगा, और उनके जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको भी वो ले जाके इस्तेमाल करे। अब जो थोड़ा सा उनका फोकस भारत की तरफ पड़ने लगा है, जिस प्रकार से भारत ग्लोबल साउथ का एक स्पोक्स पर्सन बन के आया है। G20 में भी हमने कहा है अफ्रीकन यूनियन को भी एक मेंबर बनाओ, या अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया है एज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत का काफी रोल होगा अफ्रीका के अंदर। जो अफ्रीकन पुअर कंट्री जैसे आपने बोला नाइजर वगैरह, जी जी। इनको क्या, तो इनके अंदर जो डेमोक्रेसी थी वो नहीं फूल पाई, और उसकी वजह यही थी उनको एक्सप्लॉइटेशन किया। और आपस में ये जो एक सच्चाई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी की, इनके जो तनाव है ग्रुप्स के बीच में, और कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे मिलिटेंट ग्रुप भी वहां पर काफी हद तक फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा अफ्रीका में भी। जब से कोविड-19 के बाद भारत ने उनको दवाइयां दी और वो भी मुफ्त, उसके बाद उनका सबका नजरिया भारत को लेके काफी बदला है। मिर्जा साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं आज, और मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें इस बात पर कि भारत अब ग्लोबल साउथ का बिलाशुबा एक अहम तरीन लीडर है। भारत 5वें नंबर पे है ग्लोबल इकोनॉमी में। भारत स्पेस जो साइंस है उसमें भी अब 4थे नंबर पे आ गया है, चांद के साउथ पोल पे उतर गए हम। तो क्या वक्त आ गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए? नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।